मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो यूनिट 7 है, उसका जो चैप्टर नंबर 13 है, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। तो इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। देखो, एक तो प्रदूषण वाले टॉपिक को अलग पढ़ना है और दूसरा टॉपिक होगा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन वाला। तो इनको समझेंगे। प्रदूषण वाला जो टॉपिक है, उसमें हम प्रदूषण को जानेंगे, उसके प्रकारों को समझेंगे। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, मृदा, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रदूषक क्या होते हैं, है ना, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को और देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सहायक होंगे। तो सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे, जहाँ-जहाँ से परीक्षक सोच सकता है प्रश्न बनाने का, सारी कंडीशन को देखेंगे और उनको पूरा करेंगे। सबसे पहले हम प्रदूषण के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, जानकारी दे दें थोड़ी-सी, कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 8 लगभग सारा सिलेबस जो है कंप्लीट होने को है। बस यूनिट 1 और यूनिट 4 जो है, यूनिट 3 जो है वो बची हुई है, तो उसको भी जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। यूनिट 4 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो जो भारत का, मध्य प्रदेश का भूगोल है ना, उसका सेपरेट वीडियो, मैराथन वीडियो डला हुआ है। आप मैराथन वीडियो नाम से प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट ही बनाई गई है पूरी मैराथन वीडियो के नाम से। आप उसमें जाएँगे तो आपको बहुत सारे मैराथन वीडियो भी मिल जाएँगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हो और अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हो। सबसे पहले हम प्रदूषण के बारे में जानते हैं कि क्या होता है प्रदूषण। अगर आप जुड़ चुके हो और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम शुरू करते हैं। देखो, पर्यावरण में दूषित पदार्थों के कारण जो प्राकृतिक संतुलन होता है ना, में जो दोष उत्पन्न होता है, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरण में दूषित पदार्थों के कारण जो प्राकृतिक संतुलन में जो दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे प्रदूषण कहा जाता है। इसके प्रकारों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा, ध्वनि और रेणुधर्मी प्रदूषण को हमें देखना है, तो एक-एक करके देखेंगे। उससे पहले हम समाचार पन्नों से बात कर लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जो है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी, राजस्थान है, जबकि भारत विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश माना जाता है। वायु प्रदूषण को सबसे पहले हम देख रहे हैं और इसके वायु प्रदूषण में हम इसके कारण को देखेंगे, प्रमुख प्रदूषक व प्रभाव और अन्य तथ्यों को समझेंगे। तो क्या कारण है वायु प्रदूषण के? देखो, वातावरण की हवा में हानिकारक पदार्थों जैसे गैसों, धूल और धुएं इत्यादि के घुलने से भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषक और उनके प्रभावों को देखें, तो जैसे कार्बनिक यौगिक हो गए, CO और तथा CO2 जो हैं, इसके कारण जो है श्वसन संबंधी बीमारी होती हैं। कौन सी बीमारी होती हैं? श्वसन संबंधी बीमारियां। और जो सल्फर यौगिक होते हैं, जैसे SO2 हो गया, SO4, H2SO4 हो गया, इनके कारण अम्ल वर्षा होती है। नाइट्रोजन यौगिक के कारण अम्ल वर्षा होती है, आँखों व फेफड़ों में जलन भी होती है। और हाइड्रोजन, बेंजीन, इथाइलीन के कारण कैंसर और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण, मुख्य कारण है ओजोन क्षरण का। किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मुख्य कारण बनता है ओजोन क्षरण का। ओजोन जो है O3 कहा जाता है, जिससे इससे त्वचा संबंधी रोग होते हैं। तो ओजोन 2 प्रकार की होती है, एक तो सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। तो हमेशा ओजोन जो होती है ना, नुकसानदायक नहीं होती है ना, लेकिन जो O3 होती है ना, वो त्वचा संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करती है। सीसा जो होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेशे, कपास, ऊन जो होते हैं, ये फेफड़ों पर दुष्प्रभाव डालते हैं। और एस्बेस्टस जो है, श्वसन संबंधी समस्याएं इससे होती हैं एस्बेस्टस से। कुछ अन्य तथ्य देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है पहला ही, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन 70% है, वो परिवहन के कारण होता है। तो ये जो आप सफ़र करते हो ना, कहीं भी जाना होता है तो अपना खुद का वाहन उठाया और चले जाते हो। कोशिश किया करो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करो पहले तो आप, है ना? अगर संभव हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करो, और अगर फिर संभव नहीं है तब के लिए है कि अपना निजी वाहन निकाला जाए और उससे जाया जाए, है ना? फ्रिज या AC में पाई जाने वाली जो गैस है, वो फ्रीऑन होती है। तो जिस फ्रिज का आप प्रयोग कर रहे हो उसमें फ्रीऑन गैस होती है। भूकंप के बाद जो गैस निकलती है वो रेडॉन गैस निकलती है। कौन सी? रेडॉन गैस निकलती है भूकंप के बाद। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2018 में दिल्ली में भी वायु वैल्यू एयर यूज ऐप लॉन्च किया गया है। वायु प्रदूषण के कारण जनवरी से मार्च महीने में
दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर भूरे बादलों का निर्माण हो जाता है, जिसे एशियाई भूरा बादल कहा जाता है। धुएं का घनत्व मापने के लिए रिंगेलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है। तो जो धुएं का घनत्व होता है उसको रिंगेलमैन स्केल से मापा जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था। कब? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और एरोसोल के बारे में जानेंगे। देखो, एरोसोल जो है मोटर वाहनों के ईंधन, लकड़ी व कोयले के दहन से उत्पन्न होता है। क्या? एरोसोल। ये बादलों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। एरोसोल अधिकांश एरोसोल विकिरण के परिवर्तन को बढ़ा देते हैं और जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है एरोसोल के कारण। तो आपको याद रखना है एरोसोल उत्पन्न कैसे होती है। वाहनों के ईंधन के जलने से, लकड़ी से, कोयले से, इनके दहन से जो है वो एरोसोल निकलती है और ये बादलों के जीवन चक्र को प्रभावित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्लाई ऐश। इससे यूपीएससी में तो पहले क्वेश्चन आ चुका है, एमपीपीएससी में नहीं आया है अभी तक। देखो, कोयला ताप विद्युत ग्रह से उत्पन्न होने वाला जो सूक्ष्म पाउडर होता है ना, जिससे श्वसन संबंधी रोग होते हैं, उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कोयला ताप विद्युत ग्रह के द्वारा। जो कोयला ताप विद्युत ग्रह होते हैं उनसे जो सूक्ष्म पाउडर निकलता है उसको ही फ्लाई ऐश कहते हैं और इनके द्वारा श्वसन संबंधी रोग होते हैं। एग्जाम हेल्प की बात करते हैं। धान के खेत व जुगाली करने वाले पशु मीथेन गैस पाई जाती है। तो धान के खेत व जुगाली करने वाले पशु जब जुगाली करते हैं तो मीथेन गैस निकलती है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। किसको? लाइकेन को। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसों में जो सर्वाधिक योगदान है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ओजोन परत में छिद्र करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कुछ अन्य तथ्यों को देखें, है ना, उससे पहले हम देख लेते हैं। देखो, प्रदूषित वायु में उपस्थित PM 2.5 जो है ना, पार्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण होता है जिसमें श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। तो यह सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण और अधिनियम कब का है? 1981 का है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु के द्वारा वायु प्रदूषित होती है। तो वाहनों में जो पेट्रोल जलने से लेड धातु के द्वारा क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है। भारत स्टेज BS का संबंध वायु प्रदूषण से है और देश में 1 अप्रैल 2020 से गाड़ियों में जो है BS6 मानक जो है लागू कर दी गई थी। कब? 1 अप्रैल 2020 से ये लागू है। जल प्रदूषण पर आते हैं वायु प्रदूषण के बाद। जल प्रदूषक सामग्री के जल में प्रवेश होने से जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में हानिकारक परिवर्तन हो जाता है। इसको ही जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषक व प्रभाव देखें तो जल में जब फ्लोराइड की उपस्थिति होती है, किसकी? फ्लोराइड की, तो इससे नॉक नी सिंड्रोम रोग होता है। कौन सा रोग होता है? नॉक नी सिंड्रोम। अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा है तो नॉक नी सिंड्रोम होगा। जब जल में पारा की मात्रा अधिक होती है तो मिनी माता होता है। कैडमियम की वजह से इटाई रोग होता है, जो कि एमपीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। इसी वर्ष पूछा गया था 2023 में, और अब 2024 के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कैडमियम से इटाई। फास्फोरस की अधिकता से दांत व हड्डियों का गलना, लेड और सीसा से एनीमिया व मसूड़ों का नीलापन, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो यह भी पूछे जाने की संभावना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से। और आर्सेनिक से ब्लैकफुट, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लैकफुट, आर्सेनिक से ब्लैकफुट। देखो, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं। तो गंगा जल जो है उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इस कारण गंगा नदी का जो पानी है अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन जो है वो 1985 में किया गया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब का है? 1974 का है। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब का है? 1981 का है। जलही सतह पर तेल का तीव्र गति से फैलना तेल अधिप्लाव कहलाता है ना, तो ऑयल स्पिलेज कहलाता है। जल उपकर अधिनियम 1977 में बनाया गया और राजेंद्र सिंह को भारत में जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। समुद्र में बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु जीवाणु आधारित आधुनिक तकनीक ऑयल जेपर है। तो ये किसके लिए है ऑयल जेपर तकनीक? इससे समुद्र में जो तेल बिखरा होता है ना,
उसको एकत्रित करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। उदाहरण के लिए इसियोडोमोनास प्यूटिडा जो है वो ये आइल जयपुर है। भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है, भारत की जो दामोदर नदी है उसको। अब हम डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करेंगे। ये क्या होती है? जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के शोषण के लिए आवश्यक है, उसे डीओ यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है। पूछा जाए जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जीवों के शोषण के लिए आवश्यक है, क्या कहा जाता है उसे, किस नाम से जानी जाती है? तो आप डीओ करेंगे अगर डीओ आंसर होगा तो, और अगर डीओ नहीं होगा तो आप लिखेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगला है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैव रसायन ऑक्सीजन मांग जल में उपस्थित प्रदूषण की मात्रा को बीओडी कहा जाता है। बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ बीओडी की मात्रा उच्च है वहाँ डीओ की मात्रा निम्न होती है। गंगा नदी में कानपुर व इलाहाबाद के मध्यवर्ती सर्वाधिक बीओडी की मात्रा जो है वो अधिक है। अब हम सीओडी की बात कर लेते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यह जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो उपस्थित कुल घुलनशील अथवा अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। एमपीएन मोस्ट पोर्टेबल नंबर होता है, सर्वाधिक संभाव्य संख्या। एमपीएन जो है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। परीक्षण की पहचान में से जैविक अपशिष्ट जैसे कि कोलाई आदि जीवों की मात्रा का मापन किया जाता है। प्रदूषित जल में एमपीएन की मात्रा जो है वो उच्च होती है। जैव उपचारण यानी कि बायो रेमेडिएशन की बात करें तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन जैव उपचारण कहलाता है। किसके द्वारा? जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का जो निष्कासन होता है वो कहलाता है जैव उपचार कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रेट ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड जो है वो जलीय वर्षा के लिए, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र जो है वो नॉर्वे देश में स्थित है। अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? नॉर्वे देश में स्थित है। अब हम आते हैं जैव छिड़काव पर, बायो स्पेयरिंग पर। भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाना बायो स्पार्जनिंग कहलाती है। मृदा प्रदूषण की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं मृदा जो होती है उसके भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में जो होने वाला हानिकारक परिवर्तन है जिसके दुष्प्रभाव से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के लिए मुख्यतः औद्योगिक गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं। इनके द्वारा निकले हुए अपशिष्ट मृदा को मिलकर मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण क्या है? तीव्र गति से मृदा अपरदन, मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी, अम्लीय वर्षा, वनों की कटाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कृषि भी इसका एक कारण है। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? रबर और प्लास्टिक, इससे उच्च कार्बनिक रसायन होता है। औषधि, सूक्ष्मजीव और कार्बनिक रसायन। वस्त्र उद्योग अर्थात कपड़ा, सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र और उनके धागे, रासायनिक कच्चा माल, माध्यम और अंतिम उत्पाद इसमें शामिल हैं। उर्वरक, रासायनिक ठोस और लोहे जो है वो लोहे, छीलक, राख, कार्बन वर्ण, ये सब प्रदूषण के कारक हैं। अन्य तत्वों की बात करें तो राइजोबियम लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है, किसान मित्र कहा जाता है केंचुए को। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। भारत में सर्वाधिक अपनाली का अपरदन करने वाली नदी चंबल है जो कि बीहड़ का निर्माण करती है, और मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले हैं। अम्लीय मृदा की समस्या को चूना मिलाकर समाप्त किया जा सकता है। नॉक्स, टॉक एवं अजेटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु हैं।
अब हम ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? देखो, उच्च तीव्रता की ध्वनि तथा अथवा अवांछित शोर से मानवीय जीवन में जो उत्पन्न अशांति की अवस्था को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे उद्योगों व वाहनों से निकलने वाला शोर। ध्वनि प्रदूषण के कारण कार्य क्षमता व एकाग्रता में कमी आती है। पाचन एवं हृदय संबंधी रोग, मानसिक बीमारी इत्यादि रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। क्या है ध्वनि प्रदूषक के कारण? तो प्राकृतिक कारण में बादलों की गरज, तूफान, सुनामी, वर्षा, ओलावृष्टि आदि शामिल हैं। वहीं मानव निर्मित कारकों में, घरेलू कारकों में टीवी, कूलर, फैन, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि। व्यावसायिक कारक में बुलडोजर, प्रिंटिंग प्रेस, एयर कंप्रेसर, हैमर, लोडर, ट्रक, निर्माण कार्य आदि शामिल हैं। परिवहन में ट्रेन, ट्रैफिक वाहन, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी आदि शामिल हैं। सामाजिक धार्मिक स्थल में बाजार, पूजा स्थल, पार्टी स्थल आदि। ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार अनुमति योग्य शोर स्तर जो है, शांत क्षेत्र में दिन में डेसिबल में 50 और रात में 40, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल में और रात में 45, व्यापारिक क्षेत्र में 65 से 55, 65 दिन में और 55 रात में, औद्योगिक क्षेत्र में 75 दिन में और 70 रात में। इससे अधिक शोर नहीं होना चाहिए, ये डेसिबल में लिखा हुआ था। ध्वनि स्तर का जो मापन है, तीव्रता का मापन डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि के स्रोत की बात करें तो तीव्रता में देखेंगे, और ध्वनि के स्रोत देखो, फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट जो होती है वो 15 से 20 डेसिबल में होती है। साधारण बातचीत जो कर रहे होते हैं हम, वो 30 से 60 डेसिबल के बीच होती है। गुस्से में बातचीत 70 से 80 डेसिबल के बीच होती है। ट्रक मोटरसाइकिल 90 से 95, यंत्र कारखाने 100 से 110, ऑर्केस्ट्रा 110 से 120 और जेट विमान 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि पैदा करते हैं। ध्वनि के अध्ययन को श्रवण विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि के विज्ञान जो अध्ययन होता है उसको अक्यूस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्यूस्टिक कहा जाता है। ग्रीन मफलर योजना का संबंध ध्वनि प्रदूषण से ही है और आईपीसी की धारा 290 में उपताप के लिए दंड का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिपोर्ट, जिसका शीर्षक वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर ढाका 119 डेसिबल और दूसरा मुरादाबाद है 114 डेसिबल। रेडियोधर्मी प्रदूषण की बात करेंगे, है ना। रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी पदार्थ प्रदूषण कहते हैं। जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, एस्टेवाइन, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टेनियम, थोरियम एवं प्रोटेक्टेनियम। इनके द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ निरंतर रेडियोधर्मी विखंडन के माध्यम से अस्थायी आइसोटोप का निर्माण करते हैं। क्या है कारण इसका? रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है उसके कारण क्या है? परमाणु हथियारों का उपयोग, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटना, रेडियो आइसोटोप का उपयोग और रेडियोधर्मी रसायनों का रिसाव, ये इसके कारण हैं। हम थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि हमें चीज़ें जल्दी से कंप्लीट करनी है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव की बात करें तो अनुवांशिक गुणों पर व्यापक प्रभाव, एनीमिया व रक्तस्राव आदि के कारण मृत्यु, ऊतकों व अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करना, ये इसके क्या है? प्रभाव है। बचाव के उपाय क्या हैं? चश्मे लगाकर यूवी विकिरणों से बचाव। तो आप चश्मा लगाकर यूवी विकिरणों से बचाव कर सकते हो अपना। परमाणु अस्त्र का उत्पादन व प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए, इससे भी रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचा जा सकता है। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट के तर्कसंगत व सही ढंग से निवृत्त किया जाना चाहिए। नाभिकीय रिएक्टरों से विकिरणों को विसरण को रोका जाना चाहिए और मानव प्रयोग के उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाना चाहिए। प्रदूषक की बात करें तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहा जाता है। तो जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं ना, वो कहलाते हैं पॉल्यूटेंट, है ना। प्रदूषक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है: उत्पादन के आधार पर, मात्रा के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अवस्था के आधार पर। सबसे पहले हम उत्पादन के आधार पर प्रदूषक को दो प्रकार से देखते हैं: प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वे कहलाते हैं जो वायुमंडल से प्राप्त होकर सीधे वातावरण को दूषित करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं।
द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो प्रदूषक आपस में रासायनिक क्रिया कर वातावरण को दूषित करते हैं, इन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। जब प्राथमिक प्रदूषक होते हैं जो आपस में क्रिया करके रासायनिक क्रिया करके वातावरण को दूषित करते हैं तो उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण के लिए पैरासीटेल नाइट्रेट, ओजोन, अमोनिया, स्मोग, ये क्या ऐसे उदाहरण हैं, द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण हैं। मात्रा के आधार पर मात्रात्मक प्रदूषण होता है और गुणात्मक प्रदूषण होता है। मात्रात्मक प्रदूषण जिनकी उपस्थिति से प्रदूषण नहीं फैलता है किंतु इनकी अधिक मात्रा वातावरण को प्रदूषित करती है, ये पहले से ही पर्यावरण में मौजूद होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। गुणात्मक प्रदूषण जिनकी उपस्थिति मात्रा से प्रदूषण फैलता है गुणात्मक प्रदूषण कहलाते हैं। ये सामान्य रूप से पर्यावरण में मौजूद नहीं होते हैं और ये मनुष्यों से जुड़े होते हैं, जैसे कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, ये क्या है, ये गुणात्मक प्रदूषक के उदाहरण हैं। समाप्ति के आधार पर जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को देखना है। सबसे पहले हम जैव निम्नीकरण की बात करते हैं। वे जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे सीवेज हो गया, मलमूत्र, घरेलू कचरा, कागज, कास्ट एवं सेलुलोज, ये जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। अजैव निम्नीकरण जिन्हें सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं, जैसे सीसा हो गया, पॉलीथीन हो गई, पॉलिएस्टर हो गया, प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, भारी धातु होगी, कीटनाशक, रबड़ इसमें शामिल होते हैं। टेम्परेरी थ्रेशील्ड शिफ्ट अस्थायी श्रवण हानि है जो अक्सर ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषण होता है और मानवजनित प्रदूषण होता है। प्राकृतिक प्रदूषण वह होता है जहाँ से जंगल में आग लगने से कार्बन मोनोऑक्साइड व राख का निकलना हो गया, भूकंप के दौरान रेडॉन गैस का निकलना हो गया, प्राकृतिक प्रदूषण है। वही मानव जनित प्रदूषण, जैसे मानव पराली को जलाता है ना, तो उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, लकड़ी कोयले को जलाने से उत्पन्न धुआं मानव जनित है। अवस्था के आधार पर ठोस प्रदूषण, तरल प्रदूषण और गैसीय प्रदूषक होते हैं। सबसे पहले ठोस प्रदूषक देखेंगे। सीसा, कैडमियम, एरोसोल, फ्लाई और आर्सेनिक इसमें शामिल होते हैं। तरल प्रदूषक में यूरिया, अमोनिया और नाइट्रेट शामिल होता है और गैसीय प्रदूषक में कार्बन मोनोऑक्साइड, सीफीसी, सीएफसी और सल्फर डाइऑक्साइड और रेडॉन शामिल होती है। देखो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बिना रिवीजन की चीज़ें याद नहीं रहती हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है बेटा, तो रिवीजन करते रहना है साथ साथ। अगला टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, चीज़ों को ध्यान से समझते हैं।